चलिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। ठीक है। और इसी के साथ आपके पास में ये जो रिवॉल्यूशन का टॉपिक था वो वाइंड अप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो नए टॉपिक पे हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहे थे। नए टॉपिक पे स्टार्ट करें उससे पहले एक और टॉपिक मैं आपको लिखवा देता हूँ। वैसे ये आपके पास में इंटर लेवल का जो है टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ठीक है। लेकिन आपके ICM मॉड्यूल में ये टॉपिक के बारे में लिखा गया है, तो मैं भी आपके पास में यहाँ पे लिखवा देता हूँ। चीज़ें वही रहेगी जो आप इंटर में पढ़ के आए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन टाइम पे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, जो स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है तो डेप्रिशिएशन को यहाँ पे मेरे साथ टॉपिक को लिख सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें। ठीक है। डेप्रिशिएशन का टॉपिक वही लिखवाऊंगा जो इंटर लेवल पे पढ़ते थे, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते थे। बिकॉज आपके पास में फाइनल की बुक में आपको दिया गया है स्टैंडर्ड में डेप्रिशिएशन का जो भी इंफॉर्मेशन, तो मैं लिखवा देता हूँ। मैं सोच रहा था आपके पास में यहाँ पे नोट्स में पढ़ा रहेगा, तो यहाँ पे लिखवा देते हैं। चलिए हेडिंग दे देंगे आपके पास में डेप्रिशिएशन। ठीक है। तो डेप्रिशिएशन के बारे में मैं आपके पास में लिखवा देता हूँ। डेप्रिशिएशन, अब जैसे कि इस इंडेक्स के हिसाब से बात करूं तो डेप्रिशिएशन को यहाँ पे 3 मेथड के हिसाब से समझाया गया है। हम कहते हैं कि डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने की टोटल 3 मेथड है। ठीक है। इंडेक्स 16 के हिसाब से हमें यहाँ पे सोच के चलना है कि 3 ही मेथड है आपके पास में। ठीक है। तो कहते हैं कि मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन के अंदर आपको समझाया गया है कि मेथड ऑफ ठीक है मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जो मेथड्स है, ठीक है, वो 3 तरीके की है एज पर आपके पास में इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कौन कौन सी? तो कहते हैं मेथड जो है वो आपके पास में सबसे पहली आ जाती है, वही जो इंटर लेवल पे पढ़ते थे, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते थे, वही आपको यहाँ पे लिखवाना है। ठीक है। कहते हैं पहली वही स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड, SLM, जिसे शॉर्ट में हम कहते थे। ठीक है। SLM आपके पास में मेथड। सेकेंड आपको यहाँ पे लिखना है आपके पास में WDV मेथड। और तीसरा आपके पास में है यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ये हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, बेसिकली था ज़रूर इंटर लेवल पे, बट ध्यान ना दिया हो, तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को नया लग सकता है। बाकी पहले 2 नाम जो स्ट्रेट लाइन बेसिस है और WDV, ठीक है, तो वो तो आपने सुना ही होगा। ओके। तो यहाँ पे नाम मैं लिखवा देता हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास में, स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड SLM, तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। दूसरा मैंने कहा है वो जो WDV मेथड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिमिनिश्ड बैलेंस मेथड। ठीक है। आप कह सकते हैं डिमिनिश्ड बैलेंस मेथड, या फिर आप इसे दूसरे नाम से जानते हैं WDV मेथड। WDV मेथड। ठीक है ना। ये वही फाउंडेशन लेवल पे भी आप पढ़ते थे, इंटर में भी पढ़ते हैं। और तीसरा मैंने कहा ये हो सकता है आपने ध्यान से ना पढ़ा हो तो आपको ये नया लगे। कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। मैंने कहा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 तरीके की मेथड्स के बारे में डिस्कस करा गया है। स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड,
बहुत ज़्यादा सिंपल। आप क्या करते हैं, सिंपली जो भी कॉस्ट है उसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर कर देते हैं। जो भी अमाउंट आया हर साल उतना चार्ज करते हैं, ठीक है। जिस पे हमने क्वेश्चन भी देखे थे, लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था, आई थिंक वही था, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था और हर साल हमने वही चार्ज किया था, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कौन सा था सर, SLM बेसिस मेथड, ठीक है। अब ये तो आपको क्या ही समझाना, ये तो आपको सब पता ही है। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड बस लिखने के लिए लिखवा रहे, बाकी आपको ये चीज़ सारी आती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कॉस्ट हम लेते हैं जो भी आपको दिया गया है मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट की, तो कॉस्ट में से अगर रेसिडुअल वैल्यू है तो माइनस कर देना, नहीं है तो ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू अगर दिया है क्वेश्चन ने तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं, जो भी आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ है मशीन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, तो कहता है डिवाइड बाय लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में डिवाइड बाय हम यूजफुल लाइफ कर देते हैं, तो जो भी आंसर आया वो स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। इसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसमें क्या करते हैं, हर साल हम कॉस्ट में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो क्वेश्चन ने दिया होता है वो माइनस करते चलते हैं और बात ख़त्म, ठीक है। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की मशीनरी परचेज करी है तो 1 लाख फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया जाता है 10%, तो 1 लाख इंटू 10% करते हैं। फिर दूसरे साल जो भी डेप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग वैल्यू होती है उस पर 10% चार्ज करते हैं, तो हर साल 10% 10% 10% इस तरीके से चार्ज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ये वही फाउंडेशन लेवल से आप रिपीटेडली इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ये वही चीज़ है सारी, ठीक है। तो कहते हैं हम इसमें क्या करते हैं, जो कैरिंग वैल्यू है, आपको जो क्वेश्चन में कैरिंग वैल्यू दी जाती है, ठीक है, कैरिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको जो रेट दिया गया डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई करते ही आपको उस साल का डेप्रिसिएशन का रेट मिलता जाएगा, ठीक है। अब तीसरा मेथड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कहते हैं ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे यूनिट्स उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। ये एकदम आपके पास में नया मेथड लग सकता है लेकिन है नहीं, ये भी आप जो है इंटर लेवल पे वगैरह पे पढ़ के आ रहे हैं। तो कहता है कि आपको क्या करना है, सिंपल, करंट ईयर का जितना भी प्रोडक्शन आपने किया है डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपको करना है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे आएगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि आपको सिंपली क्या करना है, मैंने कहा करंट ईयर का प्रोडक्शन लेना है, जितना भी आपने करंट ईयर में प्रोडक्शन किया है। तो कहते हैं करंट ईयर प्रोडक्शन, ठीक है, डिवाइड बाय कर देना है आप टोटल कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से। तो कहता है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे ऐसा है कि पहला मेथड स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड बिल्कुल क्लियर है हमें, ठीक है, इंटर लेवल से फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। WDV मेथड बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर साल बस वही परसेंटेज माइनस करते चलते हैं, डेप्रिसिएशन निकलता चलता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो तीसरा मेथड है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आ सकता, तो उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि हम स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड नहीं करेंगे यूज़, हम WDV नहीं करेंगे, हम करेंगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्वेश्चन ने आपको कहा कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ने और 2-3 इन्फॉर्मेशन दे दी। कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने परचेज़ किया, 1 लाख रुपीज़ की उसकी वैल्यू है। इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से आप टोटल कितने यूनिट्स बना पाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे
और 10,000 यूनिट बना लेंगे, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ख़त्म हो जाएगा। ये यूनिट बेस चलता है बेसिकली, ठीक है ना। तो होते हैं काफ़ी सारी मशीनरी, कहते हैं कि एक बार आप इतना प्रोडक्शन कर लेंगे उसके बाद ये आपके पास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज़ बेसिस पे नहीं है, बाकी यूनिट प्रोडक्शन बेसिस पे ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चलता है। मतलब ये एक बार 10,000 यूनिट बन गए फिर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके लिए स्क्रैप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट के बेसिस पे आपके पास में चलता है कि जब तक 10,000 यूनिट चलेंगे तब तक ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चलेगा, बाकी फिर ख़त्म। ओके, कहते हैं कि हमने प्रोडक्शन कितना किया है वो आप बता रहे हैं, प्रोडक्शन कितना किया। तो कहते हैं ईयर वन के एंड में हमने 0 यूनिट प्रोड्यूस करे, ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर हमने कुछ प्रोडक्शन ही नहीं किया, XYZ जो भी रीज़न है, ठीक है। तो ईयर 1 में तो हमने कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया आपके पास में। इसके बाद कहता है ईयर 2 के एंड में हमने फॉर एग्जांपल 3000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 3000 नहीं 2000 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 2000 यूनिट। आपसे पूछा गया कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से ईयर 1 का और ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाइए। तो सिंपल है, ईयर 1 का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या है, कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है। तो सीधी सी बात है, वो जो अमाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, कहता है 1 लाख। मल्टीप्लाई क्या करना है सर, करंट ईयर में आपने प्रोडक्शन कितना किया, फॉर्मूला के हिसाब से करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। तो कहते हैं करंट ईयर में तो 0 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, डिवाइड बाई कर कितना सकते हैं 10,000 यूनिट। अगर आंसर निकालेंगे तो आंसर इज 0 आ जाएगा। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन आपके पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं समझाता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है ये 0 वाला, वो थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले ईयर 2 का मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाइए इसी तरीके से। तो कहते हैं ईयर 2 का डेप्रिसिएशन, तो ईयर 2 का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो सिंपल है, डेप्रिशिएबल अमाउंट वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 1 लाख है, मल्टीप्लाई। मुझे बताइए कि अब यहाँ पे करंट ईयर का प्रोडक्शन क्या है सर, 2000 है, डिवाइड बाय कितना आप टोटल प्रोडक्शन कर सकते हैं, कहता है 10,000 है, ठीक है। तो कहता है 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, 2 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है, 2000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 1 लाख आपके पास में। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 20,000, और बस इसी तरीके से चलता जाता है, ठीक है ना, इसी तरीके से चलता जाता है। अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इस पे MCQ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, MCQ क्वेश्चन, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली नहीं आते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो ये सिंपल है। इम्पोर्टेंट इज़ कि ये पॉइंट सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि वैसे तो इन जनरल डेप्रिसिएशन कभी ज़ीरो नहीं होता, ये नॉर्मल आपके पास में टर्म है। कहते हैं डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का यूज़ ना भी करें तब भी डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन एक ही है, वो है आपके पास में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आप समझिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को यूज़ ना भी करें तब भी डेप्रिसिएशन लगता है, आपको पता ही है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बेसिस में आपने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो उस पर 90,000 आपके पास में आया था, ठीक है। तो 90,000 आपके पास में ये क्या आया था सर, ये 90,000 आपके पास में डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया था। अब आपसे कहा जाए कि डेप्रिसिएशन तो हमने सर वैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस साल यूज़ नहीं किया, तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, आंसर इज़ बिल्कुल लगेगा, ठीक है। ये जो दो मेथड आप देख रहे हैं ना उस पर ऑलवेज आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगा, ऑलवेज डेप्रिसिएशन, ठीक है। डिमिनिशिंग में भी ऑलवेज लगेगा, लेकिन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आपका डेप्रिसिएशन नील भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। एक में वो ये आपके पास में क्या है सर, मेथड है,
जहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी ज़ीरो हो सकता है। बाकी प्रीवियस दो मेथड में स्ट्रेट लाइन और WDV उसमें कभी भी डेप्रिसिएशन ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए नॉर्मल टर्म यही है कि डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी ज़ीरो, आपके पास में कभी वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। बस ये एक आपके पास में मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जहाँ पे डेप्रिसिएशन को ज़ीरो भी किया जा सकता है अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे MCQ में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे MCQ दिया जाता है कि आपके पास में डेप्रिसिएशन जो है वो ज़ीरो आ रहा है, क्या ये आपके पास में ट्रू है या फिर फॉल्स, ठीक है। तो आंसर इज़ ट्रू। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से MCQ बनाने की संभावना है, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो फाउंडेशन लेवल का है वो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन MCQ में ज़रूर आएगा इस तरीके का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में तो यही फिट होता है कि डेप्रिसिएशन तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में ज़ीरो हो सकता है आपके पास में, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट जो है वो आपके फाइनल की बुक में इंडेक्स 16 में दिया गया था, तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का पॉइंट लिखवा दिया। अब आपके ऊपर है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है तो ठीक है आपके पास में, ओके। चलिए, तो ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब जो हम यहाँ पे मेनली जो मुझे टॉपिक स्टार्ट करना था वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का बस मैंने लिखवा दिया जो यहाँ पे था आपके ICA मॉड्यूल में, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे एक नया हेडिंग देंगे आपके पास में सब्सिक्वेंट कॉस्ट के नाम से, ठीक है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पे चैप्टर के एंडिंग में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब दो ही तीन टॉपिक बचे हैं, जो कंप्लीट होते ही आपके पास में चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपके पास में लेक्चर, इसके बाद एक और लेक्चर, और उसके बाद है आपके पास में इंडेक्स कंप्लीट, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे हेडिंग देंगे सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट, अब देखिए सब्सिक्वेंट कॉस्ट में बस यहाँ पे तीन टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने थे। सब्सिक्वेंट कॉस्ट में तीन टॉपिक्स। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने परचेज कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी है कि वो डायरेक्टली P&L में जाते, कैपिटलाइज नहीं होते। तो यहाँ पे तीन तरीके के टॉपिक जो आपके इंडेक्स 16 के हिसाब से बनते हैं वो यहाँ पे बताने हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके के टॉपिक्स देखिए ज़रा। सबसे पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आपके पास में, ठीक है, कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस करते हैं, आपको पता है। तो कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो डे टू डे वाले एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे नॉर्मली छोटे मोटे जो हम खर्चे करते ही रहते हैं, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले। तो कहते हैं ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते, ये डायरेक्टली आपके पास में कहाँ जाते हैं सर, P&L में जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में डायरेक्टली ऑलवेज आपके पास में P&L का एक्सपेंस है, ठीक है, P&L। तो ये डायरेक्टली P&L में जाएंगे, क्या आपके पास में कैपिटलाइज नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मैंने कहा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये आपके पास में कैपिटलाइज होगा, ये कॉस्ट में ऐड होता है आपके पास में। बेसिकली ये खर्चा जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो कहता है ये आपके पास में ऐड होता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐड कैसे करना है। तो कहते हैं इसमें ऐड करना है, लेकिन
जो न्यू कॉस्ट है, मतलब कि आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो ओल्ड जो आपके पास में पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास में पूरी की पूरी मशीनरी है, ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट में जो बोल रहा हूँ वो रिप्लेसमेंट कौन सी बात कर रहा हूँ, पार्ट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे लिखना है तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट कॉस्ट, या फिर इस तरीके से लिखिए रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, कि जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसका रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये पूरी की पूरी ये मशीन है आपके पास में, ठीक है, जिसमें ये कुछ पार्ट है यहाँ पे जिसका मुझे रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसका मुझे रिप्लेसमेंट करवाना है, रिप्लेसमेंट। तो ये जो रिप्लेसमेंट करवाना है तो इस पे जो भी खर्चा होगा, फॉर एग्जांपल इस पे खर्चा होगा 50,000 का, 50,000 रुपीज़, तो ये 50,000 क्या होगा सर, मशीन की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, कि रिप्लेसमेंट पर खर्चा 50,000 ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस भी करना है, कहता है कि रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, मतलब कि ये ओल्ड जो है पार्ट वो आप बेच देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो आपको इसमें से माइनस करनी है, और फिर रिमेनिंग जो बचा वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो रिप्लेसमेंट का खर्चा नया कितना है, 50,000। फॉर एग्जांपल आपने ओल्ड जो है वो रिप्लेस करवाया, उसकी कैरिंग वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है, तो मशीन की कॉस्ट में ऐड कितना होगा, कहता है नेट अमाउंट होगा, मतलब कि 40,000, नेट अमाउंट होगा 40,000। तो कहते हैं ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, ठीक है, बट कहता है कि लेस भी करना पड़ेगा कॉस्ट, या फिर कैरिंग अमाउंट आप कह सकते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिख देता हूँ, इस पर क्वेश्चन करवाना है तो वहाँ आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। कहता है कॉस्ट ऑफ ओल्ड, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड जो पार्ट है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट नहीं कैरिंग वैल्यू होती है, कि उस टाइम पे उस ओल्ड पार्ट की कैरिंग वैल्यू क्या है वो हमें लेना होता है, वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या है सर, ये आपके पास में पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपके पास में पॉइंट हो गया, लो जी, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास में हो गया। अब तीसरा एक और टॉपिक, एक कॉस्ट आपके पास में, कहते हैं मेजर इंस्पेक्शन या फिर ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट। मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट मतलब कि एक बड़े लेवल पे आप रिपेयर करवाते हैं मशीनरी को, ठीक है, टाइम टू टाइम बेसिस पे वही जो टेस्टिंग वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है, वो कंपलसरी होता है, क्योंकि मशीनरी में एक मेजर तरीके का इंस्पेक्शन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर ये मेजर इंस्पेक्शन हो रहा है तो ये भी कैपिटलाइज होगा, ठीक है, ये भी आपके पास में ऐड होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए आपके पास में अभी मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस करूँगा, जिसका यहाँ पे रेफरेंस हम लिखवा देंगे। अभी आप रिवीजन टाइम पे उस डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से ये टॉपिक समझ पाएंगे। आ जाइए, सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ पे इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा, जो डे टू डे एक्सपेंस है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये दो टॉपिक जो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है और ये मेजर इंस्पेक्शन, इस पे हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा। तो आ जाइए यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। बेसिकली आपके ऐसे मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है तो मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस भी लिखवा देता हूँ। ये आपके पास में पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन PYQ। ये आपके पास में आया था नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 का ये जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली आपके पास में मेजर जो आपके पास में इंस्पेक्शन और ओवरऑल है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर मैं डिस्कशन बढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है,
मेरे साथ आप लिख भी सकते हैं, शॉर्ट में मैं इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। बेसिकली एग्ज़ाम में तो ये पैराग्राफ में आया था क्वेश्चन, लेकिन इसकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो लिख के मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, कहते हैं एक कंपनी है जिन्होंने परचेज किया है एक शिप, परचेज किया है, क्या परचेज किया है सर? एक शिप, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया आपके पास में। तो कहते हैं एक शिप परचेज किया है इन्होंने, कंपनी ने, और कहते हैं कि एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर्स, जितने 5 साल जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं आपको मेजर ओवरऑल का खर्चा करना पड़ेगा, एक प्रॉपर पूरे का पूरा जो है शिप का मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है, मेजर ओवरऑल। तो कहते हैं मेजर ओवरऑल का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेजर ओवरऑल का खर्चा करना पड़ेगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शिप की कॉस्ट कितनी है, परचेज प्राइस बेसिकली। तो शिप की कॉस्ट कितनी है? तो कहते हैं 40 करोड़ जो है वो शिप की कॉस्ट है। तो मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ शिप वो आपके पास में कितनी है सर? रुपीज़ 40 करोड़, ठीक है, इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। और हर 5 साल पे आपके पास में वो मेजर ओवरऑल करेंगे। वैसे शिप की जो अगर हम बात करें लाइफ की, लाइफ ऑफ शिप वो 20 साल की है, 20 साल चलेगा। तो लाइफ ऑफ शिप कितनी है सर? 20 ईयर्स, वो 20 ईयर्स चलेगा, हर 5 साल पे आपको मेजर ओवरऑल करना पड़ेगा। वैसे उसकी लाइफ कितनी है सर? 20 साल, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल का खर्चा, मतलब कि एक फर्स्ट आप जो ओवरऑल खर्चा करेंगे वो कितना होगा? तो कहते हैं मेजर ओवरऑल का खर्चा आएगा 10 करोड़ रुपीज़। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ मेजर, जो ओवरऑल का खर्चा है वो कितना है सर? रुपीज़ 10 करोड़, ठीक है, रुपीज़ 10 करोड़। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन जो है वो कितना होगा? डेप्रिसिएशन कितना होगा? आपको पूछा गया है डेप्रिसिएशन मुझे 5th ईयर का, ठीक है, 5th ईयर का मुझे बताइए, या फिर आपको डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ये उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो PYQ 2023 में आया था। कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये पूछा गया। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं कैरिंग अमाउंट मुझे बता दीजिए 5th ईयर की, ये जो शिप है उसकी कैरिंग वैल्यू आपको पूछी गई 5th ईयर में क्या होगी? कैरिंग वैल्यू एट ईयर 5 एंड, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके पास में पूछे गए, डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ 5th ईयर। अब कैरिंग वैल्यू तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो और जो 40 करोड़ रुपीज़ है इसकी शिप की प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, वही कैरिंग वैल्यू होती है। तो कैरिंग वैल्यू के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन करना नहीं है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, 40 करोड़ में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, उस दिन की आपको जो है कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन मैं अभी कैलकुलेट कर लूँगा, 5 साल का पूरा जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से माइनस कर दूंगा और बात खत्म, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है नहीं कैरिंग वैल्यू निकालना, बस डेप्रिसिएशन भी सिंपल है, बस थोड़ी सी एक यहाँ पे चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको जो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल है। कहते हैं सॉल्यूशन आपके पास में, ठीक है। मैंने कहा टोटल आपके पास में क्या है सर? 40 करोड़ की यहाँ पे शिप की प्राइस है, कॉस्ट है। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ शिप
₹40 करोड़ है। कॉस्ट ऑफ शिप जो है वो 40 करोड़ से। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब मेजर ओवरऑल की बात हो तो ऑलवेज आपको ऑलवेज एज्यूम करना है कि जो पहला मेजर ओवरऑल होता है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है इन द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो पहला फर्स्ट कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल है 10 करोड़, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होता है। भाई आप कार परचेज करते हैं, तो जब कार परचेज करते हैं तो क्या उस पर जो पूरे का पूरा जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो भी पूरे का पूरा मेंटेन करके आपको देते हैं, या फिर आपको अलग से फिर पहले कार परचेज कर लो और फिर दूसरे दिन आपको उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ता है? ऐसा होता है क्या? आंसर इज़ नो। पहली बार परचेज कर रहे हो तो वो तो कॉस्ट पूरी की पूरी वो करके ही देते, ठीक है, पूरे का पूरा आपको कार जो है पूरे का पूरा नया करके देते, उसका मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको करवाना पड़ता है अलग से खर्चा। जो पहला खर्चा होता है वो कार की कॉस्ट में ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की कार परचेज करी तो उस पर जो भी मेंटेनेंस है वो सारा खर्चा उन लोगों ने कर रखा है और वो खर्चा 10 लाख में इंक्लूडेड है आपके पास में, ठीक है। तो कहता है पहला जो मेजर ओवरऑल 10 करोड़ का खर्चा है वो ऑलरेडी 40 करोड़ में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो आप 40 करोड़ की शिप देख रहे हैं वो प्रॉपर 40 करोड़ की शिप नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट जो मेजर ओवरऑल है, ठीक है, मेजर ओवरऑल है, मेजर ओवरऑल, ठीक है। तो कहते हैं मेजर ओवरऑल है आपके पास में, और दूसरा अदर कंपोनेंट है, दूसरा अदर कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट, ठीक है। इस पे अभी आपके पास में दिमाग में बहुत सारे डाउट क्रिएट होने वाले हैं जिसका एक एक करके सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने दीजिए। उसके बाद ये पूरे का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन वापस से रिपीट करूंगा, और जब रिपीट करूंगा सारे डाउट आपके पास में वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो यहाँ पे ये आएगा कि सर ये बाइफर्केशन का क्या मतलब है? 40 करोड़ पे डेप्रिसिएशन कर कैलकुलेट करना है तो अभी कर दो ना भाई, 40 करोड़ डिवाइड बाई कर दो ना सर। कौन सा मतलब लाइफ कितनी है? 20 साल, और आपके पास में रेसिडुअल वैल्यू है नहीं, तो सर ऐसा करो ना 40 करोड़ डिवाइड बाई 20 साल, जो भी आ गया है वो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन आ गया, मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा डेप्रिसिएशन इंटू, और 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 5वें साल की वैल्यू आ जाएगी सर। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो फिर ये सर ये क्या मतलब, ये जो आप ये पूरे का पूरा ये दो बाइफर्केशन कर रहे हैं, मेजर ओवरऑल, ठीक है ना, ये अदर कंपोनेंट, क्या मतलब निकल के आता है अभी समझाऊंगा। पहले ये सॉल्यूशन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन का जब मैं रिपीट रिवीजन करवाऊंगा अभी के अभी, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी। तो मैंने कहा सर मेजर ओवरऑल एक आपके पास में अलग से खर्चा चल रहा है, वो कितना खर्चा है? 10 करोड़, जो कि इंक्लूडेड होता है ऑलवेज आपके पास में, ऑलवेज, ठीक है। ये ऑलवेज आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे मेजर ओवरऑल का खर्चा है वो ऑलवेज इसके अंदर इंक्लूड होता है, और ऑलवेज आपको उसे बाइफर्केट करना है, ऑलवेज, ठीक है। तो कहते हैं वो 10 करोड़ है, 10 करोड़। तो मुझे बताइए कि मेजर ओवरऑल के अलावा जो भी बच गया वो अदर कंपोनेंट का खर्चा होगा, ऑब्वियसली सर। कहता है ₹30 करोड़। अब सबसे पहला डाउट सर आपके पास में कि बाइफर्केशन करने का मतलब क्या है, तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ सर, आप जब बात करें मेजर इंस्पेक्शन की या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट की, तो जो आपके पास में कंपोनेंट होता है जिसका सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आपने स्कूटर परचेज करा, तो अब मुझे बताइए कि बैटरी जो है वो उसका सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ कि नहीं? सर कैसे पता चला? तो कहता है कि सर सिग्निफिकेंट पार्ट, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का मतलब होता है कि पूरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, प्लस वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए बैटरी ही सबसे ज़्यादा महंगी होती है प्रॉपर आपके पास में स्कूटर में, ठीक है, और प्लस आपके पास में वही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही तो परचेज़ करना या फिर नहीं। हम देखते हैं कि भाई बैटरी कितने साल चलेगी, ठीक है, उसकी लाइफ क्या है,
अच्छी खासी चलेगी, गारंटी वगैरह है, तो स्कूटर परचेज़ करना है। तो ये आपके पास में एक मेजर आपके पास में कंपोनेंट हो गया। तो मैंने कहा कि सर जब मेजर कंपोनेंट आपके पास में होता है तो उसकी लाइफ डिफरेंट होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, हम मेजर ओवरऑल कर रहे हैं 10 करोड़ का, लेकिन वो 10 करोड़ की लाइफ क्या है सर? 5 साल। वो 10 करोड़ की लाइफ क्या है सर? 5 साल। क्योंकि 5 साल के बाद और एक बार मेजर ओवरऑल करना पड़ेगा, उसका अलग से खर्चा लगेगा। मतलब कि ये 10 करोड़ का खर्चा किया, वो कितने सालों के लिए सर? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद तो ख़त्म, दूसरा खर्चा करना पड़ेगा। और सर ये अदर कंपोनेंट जो है वो, तो उसकी तो लाइफ कहा ना सर, वैसे 20 साल है। समझ रहे हैं? तो बाइफर्केशन क्यों करना पड़ा सर? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद आपको हिंट दिए कि मेजर ओवरऑल का खर्चा 10 करोड़ है, जिसकी लाइफ केवल और केवल 5 साल है। तो आपको हिंट दिया है क्वेश्चन ने, आपको डिसाइड नहीं करना होता है क्वेश्चन में कि सर मेजर ओवरऑल का खर्चा है तो वो क्या एक आपके पास में कंपोनेंट है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, वो क्वेश्चन में कभी डिस्कस नहीं करना आपको। ठीक है, कभी आपको डिसाइड भी नहीं करना। क्वेश्चन खुद बताएगा कि ये आपके पास में सिग्निफिकेंट पोर्शन है और उसे अलग से कैलकुलेट करो, उस पर अलग से डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा कि सर 5 साल के लिए लाइफ है, 5 साल की लाइफ है मेजर ओवरऑल की। ठीक है, और दूसरे की सर 20 साल की लाइफ है। मेजर ओवरऑल का खर्चा कितना है सर? 10 करोड़। तो रिमेनिंग 20 उस 20 साल वाले में आ जाएगा, 30 करोड़। ठीक है, वो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि सर बाइफरकेट करो। क्योंकि बाइफरकेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये 10 करोड़ का खर्चे की जो लाइफ है वो केवल और केवल कितनी है सर? 5 साल। तो इस पे तो 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये जो 30 करोड़ का खर्चा किया वो तो 20 साल की लाइफ है, 20 साल की लाइफ है, 20 साल तक कुछ नहीं करना है इसमें, 20 ईयर्स। तो आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल रहा होगा कि सर अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि इसमें एक ऐसा खर्चा है 10 करोड़ का जिसकी लाइफ 5 साल है, बाकी का सर बाकी का 20 साल है। क्वेश्चन खुद कह रहा है, इसलिए बाइफरकेट करना पड़ा, क्वेश्चन खुद कह रहा है आपके पास में। ठीक है, तो कहते हैं डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो दोनों का कैलकुलेट करो फिर टोटल कर दो, उतना डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन जो पूछा कि भाई डेप्रिसिएशन बता दो, अभी बता देते। लो जी, मैंने कहा कि सर यह 5 साल है आपके पास में, तो मैंने कहा ₹10 करोड़ डिवाइड बाई 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5 ईयर्स। तो मुझे बता दीजिए कि डेप्रिसिएशन कितना है। तो कहता है कि ये 5 मतलब कि ₹2 करोड़ पर एनम। ठीक है, 1 साल का खर्चा आपके पास में। उसने 5 साल का पूछा था। उसने कितना पूछा था सर? 5 साल का। तो 5 साल का मतलब मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो ये 5 साल का आ जाएगा। अभी रुक जाइए, दूसरा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे कितना होगा, तो कहता है सिंपल है सर, ₹30 करोड़ डिवाइड बाई 20। ₹30 करोड़ डिवाइड बाई 20 ईयर्स। ठीक है, और ये आपके पास में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास में ₹1.5 करोड़, 1.5 करोड़ पर एनम। ये करोड़ है, ठीक है ना, ये लिखना भूलना नहीं, 2 रुपये नहीं है, 2 करोड़ है आपके पास में। चलिए, तो ये आपके पास में पॉइंट हो जाता है। ये भी मैं सही से थोड़ा लिख देता हूँ, ₹2 करोड़ है, 2 रुपये नहीं है पूरे साल के, करोड़ पर एनम है। तो क्या ये बेत आपके पास में, ये पॉइंट आपके पास में क्लियर है? ये पॉइंट आपके पास में क्लियर है। तो मुझे आप बताइए कि सर डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हुआ? सर डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हुआ? तो सिंपल है सर, 2 करोड़ जो है इसका लगेगा। ठीक है, 2 करोड़ आपके पास में, और कहते हैं प्लस 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जो है वो अदर कंपोनेंट्स का लगेगा। तो अल्टीमेटली ₹3.5 करोड़, रुपीज़ आपके पास में सर 3.5 करोड़। ठीक है, ₹3.5 करोड़ पर एनम का खर्चा है। अब मुझे ये बताएंगे कि सर क्वेश्चन ने क्या पर एनम का खर्चा पूछा था, मतलब कि पर एनम का डेप्रिसिएशन पूछा था? आंसर इज़ नो सर, फर्स्ट 5 ईयर का पूछा था, तो मुझे मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। तो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ
फर्स्ट 5 years, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 5 years इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ और सिर्फ करना है, ये पर एनम है, मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो 5 साल का मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 years, तो 5 सालों का खर्चा मिल जाएगा। ये आपके पॉइंट नंबर ए का क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3.5 मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा, ये आपके पास में आ गया 17.5 करोड़ रुपीज़, 17.5 करोड़। लो जी, जो पॉइंट नंबर ए आपको पूछा गया था ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि सर ये पॉइंट नंबर ए का सॉल्यूशन ख़त्म। दूसरा क्या पूछा था, कहता है कि सर कैरिंग वैल्यू चाहिए उसे 5th ईयर की एंड की। तो भाई 5 साल का डेप्रिसिएशन है, वैल्यू 40 करोड़ है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात थी क्या सर? इस पे तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कहता है कैरिंग वैल्यू एट 5th ईयर एंड इज इक्वल टू, तो कहता है ₹40 करोड़ टोटल वैल्यू थी स्टार्टिंग की, 5 साल का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दूंगा 17.5 करोड़, ठीक है। और जैसे ही ये माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई आपके पास में 14 माइनस 17.5, तो वैल्यू आ गई आपके पास में 22.5 करोड़ रुपीज़। तो ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गया सर? कैरिंग वैल्यू आ गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ये जो भी है शिप है उसकी। तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सिंपली जब भी आपको मेजर ओवरऑल का खर्चा दिया जाए, एक ही पॉइंट याद रखना है कि उसका कॉस्ट जो है वो ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी एडेड होता है, ठीक है। ऐड होगा लेकिन किस तरीके से? थोड़ा तरीके से, कहते हैं कि थोड़ा तरीके से वो ऐड होता है, लेकिन वो खर्चे में ऑलरेडी एडेड दिया जाता है। आपको ऑलवेज आपको ऐड करना है। हाँ, क्वेश्चन ने आपको एज अ दे दिया कि भाई ऐसे ब्रैकेट में दे दिया कि एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग ओवरऑल एक्सपेंस, आपको इस तरीके से दिया गया तो बात अलग है कि आपको 10 करोड़ अलग से लेने। बाकी जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा कि सर शिप की कॉस्ट 40 करोड़ है और मेजर ओवरऑल की कॉस्ट 10 करोड़ है, उसकी लाइफ 5 साल है और पूरे शिप की लाइफ जो है वो 20 साल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 करोड़ ऑलवेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑलवेज आपके पास में। तो आप क्या करेंगे सर? इस तरीके से 40 करोड़ लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट, जिसमें 10 करोड़ मेजर ओवरऑल है, बाकी का जो है वो आपके पास में अदर कंपोनेंट है। फिर मेजर ओवरऑल का लाइफ कितना है सर? 5 साल, तो मैंने यहाँ पे 5 साल लिख दिया। और रिमेनिंग का पूरा 20 साल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 20 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा और ये 5 साल के हिसाब से डेप्रिशिएशन अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूरे 5 साल का डेप्रिशिएशन पूछा है तो मैंने मल्टीप्लाई 5 कर दिया, काम खत्म। और कैरिंग वैल्यू तो भाई कुछ होता ही नहीं, बस उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है वो पूछने का, बस फ्री के मार्क्स देने थे तो पूछ लिया, तो डेप्रिशिएशन मैंने माइनस कर दिया, कैरिंग वैल्यू आपके पास में, ठीक है। कैरिंग वैल्यू आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये मेजर ओवरऑल का आपके पास में पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एग्जाम मतलब क्या ऐसे मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन में मिक्स आएगा तो देख लेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए आपके पास में डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें कुछ होता नहीं है। कहते हैं कि सिंपली आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई यहाँ पे मशीनरी परचेज़ करी थी और 5 साल पहले मशीनरी परचेज़ करी थी, जिसमें अब एक मेजर कंपोनेंट है जिसे हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो सिंपल है, कहता है कि न्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया 50,000। आपको क्या करना होता है, सिंपली जो ओल्ड रिप्लेसमेंट, ओल्ड जो रिप्लेस हो रहे हो आपके पास में जो कंपोनेंट, उसकी कैरिंग वैल्यू लेनी है। कैरिंग वैल्यू मतलब जब आपने उसे परचेज़ किया था, बस उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आज की उसकी वैल्यू कितनी बन रही, कैरिंग वैल्यू, ठीक है। कैरिंग वैल्यू मतलब यहाँ पे हमने प्रीवियस में भी करा था कि जब परचेज़ किया था उसकी वैल्यू माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, कैरिंग वैल्यू जो है, ठीक है,
वो यहाँ पे माइनस कर देनी होती है। फॉर एग्जांपल वो 20,000 निकल गया है तो 20,000 माइनस कर दिया, ये 30,000, तो ये जो 30,000 निकल गया है वो कॉस्ट में ऐड करना है बस इस पर कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया, बस इसी तरीके से करना होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कभी एक अलग से पॉइंट दे भी दिया कि कहता है कि रिप्लेस करवाया, तो यही काम करना होता है कि ओल्ड की कैरिंग वैल्यू उस टाइम तक जब रिप्लेसमेंट हो रहा है वो, ठीक है, जब रिप्लेसमेंट हुआ उस टाइम पे उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है ओल्ड की, ठीक है, और न्यू की परचेज कॉस्ट क्या है। तो न्यू की परचेज कॉस्ट में से ओल्ड की कैरिंग वैल्यू माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आए वो ऐड कर दो कॉस्ट में, कैपिटलाइज कर दो बेसिकली, ख़त्म। समझ रहे? तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो जाइए अब यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। इलस्ट्रेशन 1 तो हमारे पास में रहा है, 2 हमने करवा दिया है। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते। 3 कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट है, 7th कंप्लीट होमवर्क में दिया था। ठीक है, इसके बाद 8 क्या है सर, 8 देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, मुझे लगा यहाँ पे निकल गया, मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो मैंने यहाँ पे खामा ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवा दिया। लेकिन अच्छा किया कि होमवर्क में हो गया, कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो आपके पास में होमवर्क में रहेगा। इलस्ट्रेशन है वही सेम आपके पास में, मेजर ओवरऑल का क्वेश्चन है। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, अमाउंट चेंज कर दिया। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया होता है, बस अमाउंट चेंज करके दे देते। तो आपने अगर लॉजिकली उसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए तो एग्ज़ाम में कर पाएंगे, एग्ज़ाम में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये जो नवंबर 23 वाला क्वेश्चन है बस ऐसा ही आया था, देखिए पैराग्राफ में, जो अभी अभी मैंने कहा कि सर मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया लेकिन ये पैराग्राफ में आया था। तो लो जी, ऐसा एग्जांपल भी आपके सामने है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, अमाउंट चेंज है बस। कहते हैं कि कोई कंपनी ने परचेज़ किया है कोई हैवी मशीन और कॉस्ट आपको दे रखी है, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख जो भी आप लेना चाहें अपने तरीके से। कहते हैं कि उसकी लाइफ 10 साल की है। तो मशीन की लाइफ कितनी है सर, 10 साल की, ठीक है। कहते हैं एट द एंड ऑफ 6th ईयर, ठीक है, 6th ईयर, कहता है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट जिसका नाम है टरबाइन, ठीक है। तो मशीनरी में एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका नाम है टरबाइन, उसे हमें रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है। और कहता है कि ये जो मेजर ओवरऑल का खर्चा है, मेजर कंपोनेंट उसे रिप्लेस करना पड़ा, रिप्लेस, अच्छा रिप्लेसमेंट का है। कहता है कि रिप्लेस करवाना पड़ा, और कहता है कि जो मशीन इज़ परफेक्टली वो चलने लगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, प्रॉपरली चलेगा। लेकिन कहता है कि जो न्यू आपने टरबाइन परचेज़ किया उसकी कॉस्ट जो है वो 45 लाख रुपीज़ की पड़ी। डिस्काउंटिंग रेट आपको दे रखा है 5%, ठीक है। तो ये वो सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपके पास में मेजर ओवरऑल का क्वेश्चन मैंने करवाया, और मैंने कहा रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन नहीं है, तो रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन है, लिख लीजिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन आपके पास में है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एग्जाम टाइम पे इसे रेफर कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। और ये जो समझने के लिए आपको जो मैंने कहा कि नवंबर 23 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे आप जो है नवंबर 23 वाला क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि सर अगर कोई रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको क्या करना है, जब रिप्लेसमेंट हुआ कब हो रहा है, क्या था 6th ईयर पे, ओके। तो ये टाइमलाइन ज़रा देखिएगा, ये मैंने टाइमलाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये टाइमलाइन आपके पास में। अब सिंपल समझिए, मैंने कहा कि सर यहाँ पे हमने ये जो मशीन है वो परचेज़ किया, ठीक है, मशीन परचेज़ हुआ कितने में सर, 1 करोड़ रुपीज़ में, ओके। कहते हैं आफ्टर 6 ईयर, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स क्या हुआ सर, रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है सर, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट हो रहा है,
ठीक है, आफ्टर 6 ईयर इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेसमेंट क्या पूरी मशीन का हो रहा है? आंसर इज नो सर, इसका एक मेजर कंपोनेंट है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवा है? सिंपल है सर, फॉर्मूला लिखवा है कि आपने जो न्यू जो कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट कितनी है वो लिख लो, और ओल्ड की कैरिंग वैल्यू कितनी है सर? ओल्ड की कैरिंग वैल्यू, मैं बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखेंगे, कैरिंग वैल्यू होती है, ठीक है। कॉस्ट में ये तो सिंपल शॉर्ट में मैंने लिखने दिया। बाकी ओल्ड की कैरिंग वैल्यू कब कब की सर? अब की, मतलब जहाँ पे यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। तो वो क्या है, वो आप इसमें से माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आई वो कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने वही पूछा था, कहता है कि एनालिसिस करिए कि कॉस्ट क्या होगी न्यू टरबाइन की, जो कि हम रिकग्नाइज कर सकते हैं एज एन एसेट। इफ़ यस देन आप जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। तो क्या रिकग्नाइज करेंगे? आंसर इज यस, रिकग्नाइज तो करना है। ये जो अमाउंट आएगा वो कैपिटलाइज होगा सर, लेकिन वो अमाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल है, कहता है न्यू की कॉस्ट कितनी है सर? क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 45 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 45 लाख रुपीज़। ओल्ड की कैरिंग वैल्यू कितनी है? तो मैंने इसके लिए अभी अभी मैंने आपको थोड़ी 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, अभी अभी मैंने कहा कि क्या करना है कि सर ओल्ड ये जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ले लो स्टार्टिंग की, जिसमें से डेप्रिसिएशन अब तक का माइनस कर दो, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सर एक दिक्कत है, मशीन की पूरी वैल्यू दे रखी है 1 करोड़, लेकिन इसमें से इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है वो सर क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, जब क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं दी है तो उसके लिए वो परसेंटेज देगा, प्रेजेंट वैल्यू परसेंटेज। इससे आप क्या करेंगे, जो न्यू कंपोनेंट है उसको मान के चलेंगे कि ये ओल्ड की वैल्यू के हिसाब से ही, मतलब कि 45 लाख रुपीज़ को आप करंट में लेके आएंगे इस साल। 45 लाख रुपीज़ को आप ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कि कन्वर्ट करेंगे ईयर 1 में, और फिर क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 45 लाख रुपीज़ आज की वैल्यू है न्यू कंपोनेंट की, ठीक है। मुझे ओल्ड की निकालनी है वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यही 45 लाख रुपीज़ को यहाँ पे ले जाऊँगा प्रीवियस। तो कहते हैं 45 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई पी वी फैक्टर कर दूंगा। पी वी फैक्टर क्या यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने साल का सर? 6 साल का है यहाँ पे। कितने साल का है सर? 6 साल। तो सिंपली हम वही करते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पे 1/1+r⁻n, वही सी इंटर में आप जो है FM के अंदर पढ़ के आते हैं कि भाई कैसे आपको यहाँ पे रेट अप्लाई करना आता है। तो 1/1+r, r मतलब रेट कितना है 5%, तो 1+5% मतलब कि 1.05 की पावर n, n मतलब कब तक का, कितने साल है? तो कहते हैं 6 साल है पूरे, ठीक है। तो पूरे 6 साल है। तो यहाँ पे आपके पास में कितना अमाउंट आ रहा है, जल्दी से निकालिए ज़रा। तो कहते हैं 1/1.05 इज इक्वल टू, हम कितनी बार प्रेस करेंगे? 6 टाइम, 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कहाँ से सर? 45 लाख रुपीज़ से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मेरी तरह आपका भी यही आंसर आ रहा है क्या? 33,57,969। तो इसे राउंड फिगर कर देंगे, 70 कर देंगे, या सॉरी यहाँ पे हाँ 70 कर सकते हैं, 970, ठीक है। तो कहते हैं 33,57,970, ठीक है। लो जी, ये ओल्ड की वैल्यू आ गई, कब की? ईयर 1 की। ईयर 1 पे ये ओल्ड जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ गई। तो 1 करोड़ में 33,57,970 का ये कंपोनेंट होगा। अब मुझे क्या करना है, बस इसमें से डेप्रिसिएशन 6 साल का माइनस कर दूँ तो मुझे ओल्ड की कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी, ओल्ड की कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। क्या क्वेश्चन में कुछ कहा है कि डेप्रिसिएशन SLM है या फिर WDV? आंसर इज़ नो सर, कुछ डिस्कशन नहीं है। तो ऑलवेज SLM होता है, आपको पता ही है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई, सिंपल है, ये पूरे के पूरी आपके पास में लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल की लाइफ है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे जगह कम है, तो हम एक काम करते हैं, पूरे का पूरा इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। आ जाइए, पूरे का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास में करवा देता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हेडिंग देंगे आपके पास में, इलस्ट्रेशन नंबर 8।
मैंने कहा कि सर आज मशीन परचेस किया, ठीक है, आज हमने मशीन परचेस किया जिसकी वैल्यू है ₹1 करोड़। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। ये टाइमलाइन है हमारा। मैंने कहा 6 साल बीत गए, ठीक है, और आज हम यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर यहाँ पे खड़े हैं, ये रहे हम। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स। क्वेश्चन का कहना है कि हमने इसमें रिप्लेसमेंट करवाया, एक टरबाइन नाम का जो है हमारे पास में इस मशीन का एक मेजर कंपोनेंट है जिसको हमने रिप्लेस करवा दिया। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो वो दे रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब कि न्यू कॉस्ट, ठीक है। रिप्लेस कॉस्ट जो है वो तो खुद आपको दे रहा है कि वो 45 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछा कि भाई आपके पास में इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो मुझे बता दीजिए। तो इसकी वैल्यू तो सिंपल है, अब मशीन की वैल्यू कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो मशीन की वैल्यू बहुत ही सिंपल है कि 6th ईयर पे मशीन की वैल्यू क्या होगी, आपको पूछा गया है कैरिंग वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, एक आपके पास में कैरिंग वैल्यू जो क्वेश्चन ने पूछा वो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीन आज की मतलब 6th ईयर के एंड की, एट द एंड ऑफ 6th ईयर, एट द एंड ऑफ 6th ईयर, एट द एंड ऑफ 6th ईयर कितनी होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आपके पास में मशीन की कॉस्ट है उसमें आपको इसे क्या करना है सर, ऐड कर देना है न्यू कॉस्ट को, और ओल्ड कॉस्ट को माइनस करना है। तो कहते हैं मशीन की कॉस्ट, यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है कि जब भी रिप्लेसमेंट हो काम यही करना है। कहते हैं मशीन की कॉस्ट ले लो, उसमें ऐड कर दो सर न्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, न्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और माइनस करना है कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। यही मैंने लिखा है और यही आपको करना है। बस इसकी वैल्यू अगर आपके पास में मिल जाती है तो बस बात ही ख़त्म हो गई, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यही आपके पास में क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। यही आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें पता है वो सबसे पहले इसमें लिख लो ताकि हमें पता चले कि वर्किंग नोट में क्या काम करना है। क्या न्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है सर, क्वेश्चन ने खुद दिया है 45 लाख रुपीज़ 6th ईयर पे, 45 लाख रुपीज़ का खर्चा करना है। तो लो जी 45 लाख रुपीज़, क्लियर है, इतना क्लियर है हमारे पास में। इसके बाद मैंने कहा कि क्या कॉस्ट ऑफ मशीन पता है सर, हाँ पता तो है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन पता है लेकिन वो 6 साल पहले की पता है, 6 साल पहले की, और हम यहाँ पे आज कैरिंग वैल्यू निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो क्या करेंगे सर, सिंपल है ना, आज की वैल्यू चाहिए तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आज की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मशीन की कॉस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए सबसे पहले वर्किंग बना लो। वर्किंग नोट आपके पास में, ठीक है, वर्किंग नोट आपके पास में, और वर्किंग नोट हम बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, मशीन की वैल्यू निकालेंगे आज की। 6 साल पहले की तो पता है 1 करोड़ आपके पास में, लेकिन आज तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी ना, डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन ने बताया नहीं कि कौन सी मेथड है, तो ऑलवेज आपके पास में एज्यूम रहता है SLM, फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आ रहे हैं। तो कहते हैं 1 करोड़ की वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है, क्वेश्चन ने खुद कहा ना 10 साल की लाइफ है, लाइफ कितनी है सर 10 साल,
लाइफ 10 ईयर है, तो लाइफ 10 साल है, तो कहते हैं 1 करोड़ डिवाइड बाई 10 ईयर, डिवाइड बाई 10 ईयर्स। अच्छा, कोई स्क्रैप वैल्यू ऐसा कुछ दिया था? अगर दिया होगा तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं डिस्कस था। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके पास में क्या आ गया सर, अमाउंट आ गया डेप्रिसिएशन 1 लाख पर एनम, रुपीज़ 1 लाख पर एनम, 1 साल का डेप्रिसिएशन आपके पास में आ गया। लो जी, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। अब मुझे चाहिए एट द एंड ऑफ 6th ईयर मशीन की वैल्यू कॉस्ट क्या होगी। तो मिल सकता है कि आंसर इज यस। 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख है, तो 6 साल का कितना होगा, 6 लाख। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 1 करोड़ में से आपके पास में वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, 1 करोड़ में से आपके पास में वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। यहाँ पे 10 लाख होगा, तो यहाँ पे आपके पास में 10 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में, तो यहाँ पे सिंपली मशीन कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 6 कितना होगा। सिंपल है, कहते हैं इज इक्वल टू रुपीज़ 1 करोड़ माइनस कर दूंगा 6 साल का डेप्रिसिएशन, माइनस 6 साल का डेप्रिसिएशन मतलब कि 10 लाख मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 6। ठीक है, वैल्यू मिल जाएगी रुपीज़ कितना सर, 40 लाख। ठीक है, तो रुपीज़ 40 लाख मशीन की वैल्यू भी मिल गई। लो जी, रुपीज़ 40 लाख मशीन की वैल्यू मिल गई। कोई यहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, रुपीज़ 40 लाख। तो ये भी आपके पास में सोल्व हो गया कि सर मशीन की कॉस्ट क्या है, 40 लाख 6th ईयर के एंड में। 1 करोड़ में परचेज करी थी, लेकिन 6th ईयर के एंड में वो कितनी है, सिर्फ 40 लाख। अब अगर मुझे कैरिंग वैल्यू मिल जाए ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाए, तो मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी कि आज की टोटल कॉस्ट क्या है इस मशीन की, और काम ही ख़त्म हो जाए। कैरिंग वैल्यू बस मुझे ढूंढनी है ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी कर दी। अगर वो क्वेश्चन खुद बता देता कि हमारे पास में 1 करोड़ में ओल्ड कंपोनेंट की कैरिंग वैल्यू इतनी है, तो मैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहाँ की वैल्यू निकाल लेता और यहाँ पे लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर देता। लेकिन क्वेश्चन ने दिया नहीं। क्वेश्चन ने कहा कि सर रेट ऑफ आपके पास में जो प्रेजेंट वैल्यू वाला पॉइंट है वो 5% दे दिया, लेकिन वैल्यू नहीं दी। कहते हैं वो खुद निकालो। आप एक काम करिए कि 45 लाख रुपीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए 5% के हिसाब से, और फिर उसमें से माइनस करिए डेप्रिसिएशन। ये कहना है आपका किसका सर, क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कहता है कि थोड़ी सी और कैलकुलेशन करिए और आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करवाना चाहता है, बाकी वो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाना चाहता क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बने। ठीक है, तो कहता है कि रेट दे देता हूँ मैं आपको, अमाउंट नहीं दूंगा लेकिन रेट दे देता हूँ, रेट 5% है। तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। करना क्या था सर, 1 डिवाइड बाई 1.056 टाइम आपको प्रेस करना था और फिर मल्टीप्लाई आपको 45 लाख रुपीज़ करना था, तो वैल्यू मिल जाती आज की मतलब ईयर 1 की। ठीक है, ईयर 1 बिगनिंग है, ईयर 0 भी आप कह सकते हैं, तो ये वैल्यू मिल जाती। तो बस 2 सेकेंड का काम था। ठीक है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना था। तो कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाइए, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कहते हैं कि हम अब निकालने जा रहे हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, ओल्ड कंपोनेंट की अब कैरिंग वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना, ये आपके पास में ओल्ड कंपोनेंट, स्पेलिंग वैसे कोई यहाँ पे ज़रूरी है नहीं, लेकिन ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है,
कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। मैंने कहा कि ईयर 1 में वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा। ईयर 1 की वैल्यू तो पहले निकाल लूँ। तो सिंपल है, 45 लाख रुपीज़ न्यू मशीन की कॉस्ट है। अगर उसे 5% के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो मुझे ओल्ड की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जब आपको ओल्ड की वैल्यू नहीं दे रहा है तो मान के चलेंगे कि न्यू मतलब ओल्ड, न्यू मतलब ओल्ड। तो आज की वैल्यू 45 है, तो 6 साल पहले की कितनी होगी, तो बस 5% के हिसाब से उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि 45 लाख रुपीज़ जो न्यू की कॉस्ट है वैसे, लेकिन उसे ही हम कन्वर्ट करेंगे 6 साल पहले की कॉस्ट में। तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1.5, 1.05 सॉरी, 1 + 5% मतलब कि 1.05, और 6 साल पिछले जाना है, ठीक है, 6 साल पीछे। तो कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1.05 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है। तो आपके पास में 0.7462 इस तरीके से आ रहा होगा कैलकुलेटर में। नहीं आ रहा है तो वापस से ट्राई करिए। 1 डिवाइड बाई 1.05 इज इक्वल टू 6 टाइम प्रेस करना है। जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई 45 लाख रुपीज़। तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा 33,57,000, और ये राउंड फिगर करें तो 970, ठीक है। ये पॉइंट है, ये अमाउंट आ गया। ये ईयर 1 में आ चुका है, ईयर 1 बिगिनिंग, ठीक है। अब मैं 6 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट आपके पास में मिल जाएगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट आपके पास में मिल जाएगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है वो मुझे जानना है। तो कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन पूरे मशीन पे कितना लगता है सर? 10 लाख। तो 10 लाख में ही इसका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा? ऑब्वियसली सर, यस, ऑब्वियसली यस। 10 लाख में पूरे का पूरा मशीन का डेप्रिसिएशन 10 लाख है, तो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा इसका डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कोई बड़ी बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ कि जो आपको समझना है, सिंपल है ना। पूरे मशीन की अगर डेप्रिसिएशन 10 लाख है तो उसके कंपोनेंट की क्या डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? आंसर इज यस, ऑब्वियसली सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे ये जानना है कि 10 लाख में से उसका डेप्रिसिएशन कितना है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहते हैं 10 लाख अगर 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन है तो 33,57,970 का कितना होगा? ये जो बचपन में 4th 5th में पढ़ते थे वही चीज़। कहता है कि अगर 10 करोड़ डेप्रिसिएशन 10 लाख जो है डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का है तो 33,57,970 का कितना होगा, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो कहता है 33,57, यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन। कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू, सिंपल है। कहते हैं 33,57,000 पे कितना होगा ये मुझे जानना है, ठीक है। तो कहता है मल्टीप्लाई कर देंगे 40 लाख, सिक्सटी लाख था डेप्रिसिएशन, ठीक है। 60 लाख था डेप्रिसिएशन पूरे का पूरा, और डिवाइड बाय 1 करोड़ कर दूंगा तो मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है दिखाइए ज़रा। 33,57,970 मल्टीप्लाई 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, ठीक है। तो ये जो आपके पास में आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा ₹2014,782, ठीक है। कुछ इस तरीके का आ रहा है, देख लीजिए ज़रा। 20,14,000 समथिंग 782 इस तरीके का। ये क्या आ गया सर? डेप्रिसिएशन 6 पूरे 6 साल का, ठीक है ना। ये 6 साल का ही हमने डेप्रिसिएशन लिया था, तो पूरे 60 लाख रुपीज़ होते हैं,
ठीक है। 10 लाख करके 6 साल का डेप्रिसिएशन मैंने डायरेक्ट 60 लाख रुपीज़ ले लिया। 60 लाख में से ओल्ड का टोटल 6 साल का कितना होगा, तो यह डेप्रिसिएशन लो जी, डेप्रिसिएशन ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, तो लो जी, काम ही ख़त्म हो गया भाई, काम ही ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। अब मुझे क्या करना था सर, कैरिंग वैल्यू कैसे मिलती है, कैरिंग वैल्यू कैसे मिलती है बताओ सर। वैल्यू इसकी क्या थी ईयर 1 पे, तो कहते हैं ईयर 1 पे तो 33,57,973, कहते 33,57,973। अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो कहते हैं अब तक का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर दिया 20,14,782। ठीक है, तो जैसे ही माइनस कर दोगे कैरिंग वैल्यू आपके पास में होगी, वो यहाँ पे लिख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो कहते हैं -33,57,970, तो ये जो आंसर आ गया वो आपके पास में आ गया 13,43,188, वो हमने माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे 40 लाख प्लस 45 लाख माइनस 13,43,188, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा कि 71,56,812। लो जी, ठीक है। अब इसे आप जो है कंपेयर भी कर सकते हैं अपने आईसीए मॉड्यूल के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आइए कंपेयर भी करवा देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन सही होना चाहिए और डिज़ाइनिंग वगैरह सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऐसे मॉड्यूल मैं ओपन कर देता हूँ, इनके सॉल्यूशन से मैच करवा देता हूँ आपके पास में। देखिए, इनका सॉल्यूशन से पहले आंसर कितना आ रहा है वो बता देता हूँ। ये देख लीजिए, 71,56,840, हमारा 71,56,812। वो भी डिफरेंस किस लिए आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने जो है ज़्यादा ही राउंड फिगर कर दिया 33,57,900, और हमने एग्जैक्ट अमाउंट लिया है जो कैलकुलेटर के हिसाब से आ रहा था। ठीक है, तो क्या सर इसमें रॉन्ग हो सकता है, आंसर इज़ नो। मैंने ऑलवेज आपके पास में बताया और ना बताया हो बता दूं कि राउंड फिगर की वजह से आपका सॉल्यूशन कभी गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, आपने कोई टेक्निकल एरर कर रखी है, गलत सॉल्यूशन ही गलत कर रखा है, तो मार्क्स कटेंगे। राउंड फिगर की वजह से मार्क्स नहीं कटेंगे, वो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि जैसे कि हमारे पास में इस राउंड फिगर की वजह से आपके पास में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, देखिए, तो क्या इसकी वजह से मार्क्स कटेंगे? एक मार्क्स नहीं कटेगा, एक मार्क्स नहीं, पूरे आपके पास में सॉल्यूशन के नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो आपके पास में क्लियर हो गया कि राउंड फिगर की वजह से नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आपने कहीं कोई गलती कर रखी है तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स कटने ही है, कटने, राउंड फिगर की वजह से नहीं आपके पास में। ठीक है, तो पूरी की पूरी सॉल्यूशन इस तरीके से। अच्छा सर, यहाँ पे एग्जाम में क्या सर ये पूरे का पूरा ये जो लिखा हुआ है क्या लिखना है? आंसर इज़ नो, ये नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, इंडेक्स 16 या फिर कोई भी इंडेक्स का क्वेश्चन आए तो मैं ऑलवेज़ एक रिकमेंडेशन ये करता हूँ कि इंडेक्स 16, जैसे कि ये क्वेश्चन है इंडेक्स 16 का, तो ऑलवेज़ सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। ठीक है, उसकी जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखिए, इंडेक्स 16 का नाम लिखिए, ये ऑलवेज़ लिखना है आपको। तो इंडेक्स 16 का नाम लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्या डेफिनेशन है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करिए। और कहीं कहा कोई रूल्स अपनाते हैं आप, ठीक है, तो वो आप उसके ऊपर कुछ सेंटेंस वगैरह लिख सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन आपके पास में जो आईसीए मॉड्यूल में जैसा लिखा है वैसा एज इट इज़ लिखना कंपलसरी नहीं है। आप अपने तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस जो मैंने ये चीज़ कही वो आपको कंपलसरी फॉलो करनी है कि जो भी इंडेक्स है उसका नाम लिखिए, जैसे कि इंडेक्स 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा नाम लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पीपीई नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा लिखेंगे। और उसके रिलेटेड जो भी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लगती है वो अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एज इट इज़ लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन हाँ करेक्ट लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हो जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 8। जो मैंने कहा कि जब भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे रिविजन करें तो यहाँ पे आपने लिख रखा है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया था हमने। ठीक है,
तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन दिया था, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको इसके अंदर बाइफरकेट करके ऑलरेडी दे देते हैं कि ओल्ड कंपोनेंट की प्राइस मतलब की वैल्यू क्या है, आपको सिंपली डेप्रिसिएशन माइनस करना रहता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट कर दिया गया। कहते हैं कि वैल्यू नहीं देंगे लेकिन परसेंटेज देंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। 45 लाख को हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, ईयर 1 में, और फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो कैरिंग वैल्यू आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में ये कैरिंग वैल्यू हमने निकाल ली थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त। इसके बाद अब आ जाइए कौन कौन से क्वेश्चन बचते। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया, 9 करवा दिया था, 10 जो है वो आपके पास में होमवर्क में रहेगा। बस मुझे एक पॉइंट यहाँ पे बताना है, वो देख लीजिए। एक यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। इस पे एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है, वो दूसरे इंडेक्स का है, लेकिन यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, फिर डिटेल में हम उस इंडेक्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि एक कंपनी है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है बिल्डिंग का, 1 अप्रैल 2000 स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल 2000 को। अब कहते हैं कि कुछ खर्चे इन्होंने किए हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। कहते हैं कि परचेज़ किया है लैंड को 30 लाख रुपीज़ में, स्टैम्प ड्यूटी, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसके सॉल्यूशन ही मैं प्रॉपर करवाऊँगा, होमवर्क में नहीं करिएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं करवाना चाहूँगा तो वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो ये रहने दीजिए एक बार के लिए, प्रॉपर सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो वो पॉइंट भी जो मुझे डिस्कस करना है वो बेसिकली ये वाला है, इंटरेस्ट, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट नाम का इंटर में भी इंडेक्स था, बोरोइंग कॉस्ट, जो फाइनल में भी है। अब इंटर में बेसिकली एएस था, यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है ना। तो इंटर में बोरोइंग कॉस्ट के नाम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था, यहाँ पे इंडेक्स भी उससे रिलेटेड है, बोरोइंग कॉस्ट। और आपको जान के थोड़ी खुशी होगी कि जो इंटर में बोरोइंग कॉस्ट था वही जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिलेगी। बस चेंज ऐसा है कि इंडेक्स यहाँ पे नाम दिया जाएगा, वहाँ पे एएस था, बाकी वही पढ़ना है। बोरोइंग कॉस्ट में जो जो आपने रूल पढ़े थे वो यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो बोरोइंग कॉस्ट का यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, तो बस वो मुझे एक्सप्लेन करना है, और उसे डिटेल में तो उस इंडेक्स में करना ही है। बस यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा जितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो भी डिटेल है वो तो इंडेक्स में पढ़ना ही है, ठीक है। वो इंडेक्स है आपके पास में तो वहाँ पे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और डिटेल जो है वो हम एग्ज़ाम जो भी आपके पास में है इंडेक्स वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 खुद मैं करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। 11 हमने कर दिया था, होमवर्क में आपको दिया था। 12 जो है, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो सेम है। 12 थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो मैं ये कराऊंगा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 12 कराऊंगा, जिसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क में होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क में उसके बाद होगा। तो 12 में पूरे का पूरा सॉल्व करवाऊंगा आपके पास में लिख के, हम साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। 12 में 2-3 पॉइंट ज़्यादा है समझने के लिए। इलस्ट्रेशन ने जो 10 है वो 12 के मुकाबले छोटा है, तो 10 में जितने पॉइंट है वो तो 12 में है ही, प्लस 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 कराऊंगा, 10 आप घर से करेंगे, ठीक है, होमवर्क में। लेकिन कब, जब 12 में करा दूँ उसके बाद आपके पास में 10 होमवर्क में रहेगा, अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ लिख लेता हूँ यहाँ पे, बाकी फिर आपको दे देना है। तो 12 में पूरे का पूरा यहाँ पे लिख के कराऊंगा, उसके बाद ही आप जो है 10 करेंगे। उसके बाद 13 जो है वो क्या है, इलस्ट्रेशन 13 तो आपके लिए होमवर्क में वही जो मैंने कहा ना, वो कौन सा है ये आपका क्वेश्चन, ये पहले ही देना था इंटर का, वो क्वेश्चन जो डेप्रिसिएशन मेथड जो चेंज करते हैं एसएलएम से वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये देखिए वो कैलकुलेशन दे रखा है, तो ये आप उस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंटर लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन हो सकता है कई बार हमें कंसेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो समझ नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, इन्फॉर्म करिए, कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए कहीं पे भी,
तो इस पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ट्राई करिए, नहीं समझ आता है तो बताइए, ठीक है। सेपरेट वीडियो आपके लिए रेडी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इलस्ट्रेशन 13 ही थे, इसके बाद तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 1 2 3 कंप्लीट है, 4 क्या कंप्लीट है कि नहीं, फोर्थ कौन सा था, कहता है कि मशीन गोट डैमेज हो चुका है, कैरिंग वैल्यू 1 लाख है, सोल्ड कर दिया। अच्छा, ये रहने दीजिए अभी के लिए। सेवन होमवर्क में रहेगा। 7 कौन सा है सर, 7 वही है सर, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रही है लोग, ईयर में चेंजेस हो रहा है, तो ईयर में चेंजेस होगा तो एक्सेस डेप्रिसिएशन वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करिए, अगर हो जाता है सोल्व, ठीक है। ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ट्राई करना है, नहीं समझ आता है तो आप अवेलेबल है ही हम, ठीक है, तो इन्फॉर्म करिए, आपके लिए सोल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 13 का, तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि आपको आ जाएगा, नहीं आता है इन्फॉर्म करिए मुझे, आपके लिए कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 में डी कमीशनिंग लाइबिलिटी भी है, 1 मिनट पूरा क्वेश्चन देखने दीजिए। इट्स लिमिटेड सलम, अच्छा सिर्फ चेंजेस नहीं है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 13 मुझे करवाना होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकाल दीजिए, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास में इतना कर दीजिए। तो मेरी तरफ से क्या करवाना बाकी है, मेरी तरफ से अगर आप देखें तो कुछ कंसेप्ट बाकी रहते हैं, 1 2 पॉइंट है कंसेप्ट के में अब, ठीक है। ठीक है, कितने हैं सर, 2 3 पॉइंट है, आप समझ के चलिए 2 3 पॉइंट है बस, 2 3 पॉइंट की कंसेप्ट बाकी है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करवाना है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस कर लेना है, इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस कर लेना है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करना है, और इलस्ट्रेशन नंबर 13 डिस्कस करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 5 और 6 है आपके पास में, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 5 और 6 ही बचे हैं, बाकी सारे हो चुके हैं 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 4 है, 5 है और 6 है, इतनी चीज़ें मेरी तरफ से बाकी रहती है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेना, एक बार मेक श्योर कर लेना है कि वो आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, जो भी आपके पास में वो होमवर्क में मैंने प्रोवाइड किया होगा, तो वो सारी चीज़ें आपके पास में कंप्लीट होनी ज़रूरी है, इसके अलावा, क्लियर है। और ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर या फिर 2 लेक्चर लग सकते हैं। देखिए कंसेप्ट के हिसाब से तो अब लास्ट लेक्चर बचा है, इसके बाद लास्ट लेक्चर लगेगा और कंसेप्ट ख़त्म। ये 2 लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं लिखवा के करवा दूँ, तो लिखवा के करवाने में टाइम लग सकता है। तो अगर मैं ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में करवा दूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो टाइम ही नहीं लगना, लास्ट लेक्चर ही रहेगा नेक्स्ट। लेकिन अगर मैं लिखवा के कराऊँ तो थोड़ा सा टाइम, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं लिखवा के थोड़ा सा करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट के यहाँ पे कमेंट्स होते हैं कि सर आप लिखवा के करवाते हैं ज़्यादा समझ आता है, डायरेक्टली ऑडिट में समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ मैं प्रीफर करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे सारे कंसेप्ट रिकवर होते हैं, ठीक है, तो उसे तो हम लिख के ही करें, ठीक है, उसे ऑडिट से करना सही नहीं रहेगा। तो इस जो ये जो सीरीज़ है हमारी, तो उसमें तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास में पूरा एक 100% कवरेज हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो कम से कम मैं लिखवा के कराऊँ, ठीक है। तो ये आपके पास में मैंने करवा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाए, नहीं होता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए होगा, क्योंकि कंसेप्ट तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास में इंडेक्स आप कंप्लीट होने को है 16, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन करवाने थे आईसी मॉड्यूल के। नॉर्मली क्या होता है कि जनरली हर एक क्लासेस में सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, तो उसमें टाइम कम लगता है उन लोगों को, और प्लस वो सारे क्वेश्चन लिख के नहीं करवाते, हम यहाँ पे लिख के करवा रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है, बाकी टाइम उतना ही लगता है, ठीक है।